हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है पॉलिटी में वो नागरिकता है। और नागरिकता हमारे संविधान के भाग नंबर 2 में है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। भाग नंबर 2 नागरिकता सिटीजनशिप की बात है। तो आज की क्लास में हम लोग नागरिकता या सिटीजनशिप को कवर करेंगे। और पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि नागरिकता क्या है, और फिर ये समझेंगे कि संविधान में नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। और इसके बाद संसद ने जो नागरिकता अधिनियम बनाया था 1955 में, उसमें कब कब संशोधन हुए। तो कुल मिलाकर के कहना ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सबको हम लोग कवर करेंगे। बस आपसे एक अपेक्षा है, अपेक्षा ये है कि आप लोग क्लास को ध्यान से इत्मीनान से देखेंगे और क्लास को पूरा देखेंगे, ताकि इस क्लास का पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। दूसरी बात, जो भी मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट है वो नोट भी कर लेंगे। तीसरी बात कि दोस्तों यहाँ पर मतलब इस क्लास को आपको मतलब ऐसा नहीं कि बार बार रिवीजन करना है, लेकिन एक बार अगर आपने देखा तो उसके बाद क्वेश्चन जरूर देख लेना आप ना। ये तीसरी हमारी अपेक्षा है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर देख लेना, ताकि आपको ये आइडिया लगेगा कि नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद दोस्तों, जैसे ही हमारी पॉलिटी की सीरीज खत्म होगी ना, स्टार्ट तो बहुत पहले किया था मैंने, और लेकिन किसी निजी कारणों से बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, बीच में फिर त्यौहार वगैरह पड़ गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा ये डिले हो गया। लेकिन अब उम्मीद है कि क्लास रेगुलर रहेगी। और जैसे ही ये क्लास खत्म होगी दोस्तों, हमारा ये पॉलिटी का सीरीज खत्म होगा, इसके बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज लगभग सारे ही चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम जरूर करवाएंगे। और सारे ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नागरिकता पार्ट ये हमारे संविधान का भाग 2 है। सबसे पहले तो इसके बारे में एक ओवरव्यू देखते हैं हम लोग। नागरिकता, अच्छा, संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। तो 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता, ये तो हम सबको पता है ना। अच्छा, एक चीज़ मैंने आज की क्लास में और किया है, एक्स्ट्रा क्या किया है, तो इस चैप्टर में जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, आज की क्लास जब कंप्लीट होगी, तो लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं। क्योंकि नागरिकता जो है ना, मैंने पहले ही कहा आपको कि क्वेश्चन जरूर देखना है। कि नागरिकता जैसे आपने चैप्टर पढ़ा तो क्वेश्चन आपको जरूर देखना है। आपको ये आइडिया लगेगा कि हमें नागरिकता चैप्टर को किस नज़रिए से पढ़ना है, आपको एक व्यू मिलता है। तो इसलिए मैंने भी कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने ऐड किया है जानबूझ करके, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान के भाग नंबर 2 में है, और अनुच्छेद हम सबको पता होगा 5 से लेकर के 11 तक। इसके पहले हम लोगों ने भाग नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोग संघ राज्य क्षेत्र देखे थे, और उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेद जो थे उसमें संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान था। फिर भाग नंबर 2 जो 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है, अब कुछ विशेष बातें हैं इसमें जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, जो सिटीजनशिप है ये ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से हमने नागरिकता लिया है। अमेरिका से वैसे भी नहीं ले सकते। आप कहेंगे अमेरिका से क्यों नहीं ले सकते? उसकी वजह यह है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। सर, दोहरी नागरिकता क्या होता है? दोहरी नागरिकता का अर्थ यहाँ पे 2 सेंस में है। अमेरिका में जो दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर दोस्तों वहाँ के जो अमेरिका के लोग हैं ना, वो किसी राज्य के भी नागरिक होते हैं। उस राज्य के, जिस राज्य में वो रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं, तो एक तो आपको उस राज्य की नागरिकता मिलेगी, और दूसरा आपको भारत सरकार द्वारा इंडिया की नागरिकता मिलेगी। तो इस तरीके से आपकी 2 नागरिकता होती है। और जब आप उस राज्य को छोड़ते किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप लेनी होती है, वहाँ की नागरिकता लेनी होती है। तो अमेरिका में ये प्रावधान है। हमारे यहाँ क्या है कि एक ही नागरिकता है, मतलब एक राज्य स्तर की नागरिकता अमेरिका में है और एक केंद्र स्तर की नागरिकता है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। तो कौन देता है नागरिकता, केंद्र या राज्य? तो दोस्तों, जो नागरिकता है यह हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना कि ये ब्रिटेन से लिया गया है, प्रावधान है। दूसरी बात हमने ये जाना कि ये इकहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। सिंगल जो है हमारा सिटीजनशिप है, तो ये दूसरे। और तीसरा दोस्तों, इकहरी नागरिकता में भारत सरकार द्वारा नागरिकता दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा नागरिकता दिया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा नागरिकता दिया जाता है। ये 3 फैक्ट तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इकहरी नागरिकता का 2 अर्थ होता है। मतलब जो दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है, जो दोहरी नागरिकता नहीं है, यानी कि इकहरी नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता के 2 अर्थ होते हैं। वहां पर आप ध्यान से समझेंगे। पहली जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, मतलब है दोहरी नागरिकता का अर्थ है, तो दोहरी नागरिकता का एक अर्थ ये होता है कि केंद्र स्तर की और राज्य स्तर की। अभी मैंने बताया था आपको
केंद्र स्तर की, राज्य स्तर की। तो जहां पर दोनों, केंद्र और राज्य दोनों, जिस राज्य में आप रहते हैं वो भी और केंद्र भी, दोनों नागरिकता देते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को दोहरी नागरिकता कहते हैं। हमारे यहाँ क्या है, एकहरी नागरिकता। कौन देता है, केंद्र। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा दोस्तों होता है कि जब आप किसी एक देश की नागरिकता लिए हैं, एक देश की नागरिकता लिए हैं और कोई विदेश है, दूसरा देश है, तो एक देश के रहने के साथ साथ अगर आप किसी दूसरे देश की भी नागरिकता लेते हैं तो इसको भी दोहरी नागरिकता कहा जाता है। हमारे यहाँ इस मामले में भी एकहरी नागरिकता है, यानी कि एक हमारे ही देश में रहते हुए राज्य और केंद्र दोनों नागरिकता नहीं देंगे, केवल और केवल भारत सरकार यानी कि केंद्र नागरिकता देता है। तो इस मामले में भी हमारी एकहरी नागरिकता है। और दूसरा मामला जो है, एक देश यानी कि इंडिया की नागरिकता रहने के साथ साथ अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि आपके इंडिया की भी नागरिकता चली जाएगी, यानी इंडिया की नागरिकता रहते हुए आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। तो इस मामले में भी हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अपने यहाँ दोहरी नागरिकता अलाउ करते हैं। मतलब आप किसी एक देश के नागरिक हैं, फिर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हो गए, तो आप दो दो देश के नागरिक होते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रावधान है, संविधान बनाने वालों ने ऐसा प्रावधान किया है कि अगर आप इंडिया की नागरिकता लेते हैं तो आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। क्लियर है। तो ये मैंने आपको एकहरी और दोहरी नागरिकता के बारे में बता दिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रावधान। जब कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ खास, अच्छा नागरिकता क्या होता है उसके बारे में ये बताया गया है कि जब कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ खास अधिकार देता है, इस अधिकार को ही नागरिकता कहा जाता है। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि सर ये नागरिकता अगर है या नहीं है तो फायदा ही क्या है ना, नागरिकता रहे ना रहे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों नागरिकता जो होती है वह बहुत ही जरूरी चीज है। नागरिकता, सिटीजनशिप बहुत जरूरी। आप कहेंगे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। बहुत तरह के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, है ना। अगर आप नागरिक हैं किसी देश के तो स्वतः ही उस देश की बहुत सारे अधिकार आपको प्राप्त हो जाएंगे, अपने आप बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप इंडिया के नागरिक हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको बहुत तरह के एक्स्ट्रा अधिकार प्राप्त होंगे जो विदेशियों को नहीं है। जैसे पहला, अगर दोस्तों आप राष्ट्रपति या कोई भी चुनाव मतलब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है जो, या आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उनकी अर्हताएं पढ़ते हैं तो पहला ही क्या लिखा है वहां पे कि भारत का नागरिक हो। पहला ही क्या लिखा हुआ है, भारत का नागरिक हो। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले उनकी अर्हताओं में, योग्यताओं में यही बात लिखी गई है कि वो भारत के नागरिक हो। तो मतलब अगर आप भारत के नागरिक होंगे तो जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं उनको आप प्राप्त करेंगे जब आप भारत के नागरिक होंगे। तो संवैधानिक पद को प्राप्त करेंगे जब आप भारत के नागरिक रहेंगे तो आपको संवैधानिक पद मिलेगा। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आपको ये सब संवैधानिक पद नहीं मिल सकता। दूसरी बात कि दोस्तों ये जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, इनका जो वोटिंग होता है, चुनाव होता है, बहुत सारे पदों पर चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है ना, चुनाव से ही तो राष्ट्रपति बनता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ। अच्छा, कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती, लेकिन भाई जो राष्ट्रपति है प्रतिनिधित्व तो सबका करता है। आप एमपी एमएलए तो चुनते हैं ना, तो ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव भी मतलब जनता पार्टिसिपेट करती है। हाँ, डायरेक्ट आप नहीं करते। तो कहने का मतलब यह है कि जो एमपी और एमएलए हैं आप उन्हीं को ले लीजिए। तो जो सांसद और विधायक हैं, यानी संसद के सदस्य हैं और विधानमंडल के सदस्य हैं, तो सांसद एवं विधायक, एमपी और एमएलए, तो ये लोग भी जो बनते हैं, आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते और इनको वोटिंग भी नहीं कर सकते, है ना, वोटिंग नहीं कर सकते आप इनको, अगर आपके पास नागरिकता होगी। फिर तीसरी बात दोस्तों, सरकारी पदों पर कई सारे सरकारी पद हैं जिनमें केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध। चलिए ये तो संवैधानिक पद के बाद सरकारी नौकरी हो गई। इसके बाद जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि दोस्तों कुछ मौलिक अधिकार हैं, जैसे 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है। 15, 16, 19, 29, 30 सर ये क्या है? ये संविधान के आर्टिकल्स हैं। ये संविधान के क्या है? आर्टिकल्स हैं। 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल आप याद कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आर्टिकल्स में हमारे मौलिक अधिकारों के प्रावधान मिलते हैं,
यानी बहुत सारे फंडामेंटल राइट है हमारे दिए गए हैं, उनमें से कुछ फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल्स में भी हैं, जैसे कि 15 है, ये इसमें भी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी नौकरियों में लगभग सबको अवसर मिलेगा। 19 में बहुत तरह के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसे ही जो 29 है, इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार है, शैक्षिक अधिकार है 29, 30 में। तो मैं बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि जो 15, 16, 19, 29, 30 है, इसमें हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और ये मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। जो भारत के नागरिक होंगे उनको ये मिलेगा, लेकिन जो भारत के नागरिक नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि नागरिकता क्यों जरूरी है। नागरिकता क्यों जरूरी है? आपके वोटिंग राइट खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल पाते हैं, और बहुत सारे संवैधानिक पदों पर आप नहीं जा सकते। तो ये सब वे वजह हैं जिनकी वजह से आपको नागरिकता जरूरी होता है, ये सब प्राप्त करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है? तो देखिए, जब कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ खास अधिकार देता है, इस अधिकार को ही नागरिकता कहा जाता है। मतलब नागरिकों को कुछ खास अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, बहुत बार पूछा गया है, आप बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। भारत में इकहरी नागरिकता है, अतः हम केवल भारत के नागरिक, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। हम केवल किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। किसी राज्य के, आप किसी भी राज्य में निवास करते हो तो वहां के आप निवासी हो सकते हैं, लेकिन वहां के दोस्तों नागरिक नहीं हो सकते। नागरिक आप भारत के ही रहेंगे। पूरे भारत में आप कहीं भी रहें या भारत के बाहर भी रहें, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको अधिकार मिलेंगे, और नागरिकता केवल और केवल भारत सरकार तय करेगी, यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये रट लेंगे, ये मौलिक अधिकार में भी आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी नागरिकता से संबंधित हम लोग प्रावधान पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये भी आप पढ़ लेंगे कि ये वे फंडामेंटल राइट हैं जो केवल और केवल हमारे नागरिकों को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 इसको आप बिल्कुल रट लेंगे। तो संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 5। अच्छा, अब हम लोग प्रावधान देख लेते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5, देखिए वैसे मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि नागरिकता से संबंधित बहुत ज्यादा प्रावधान पूछे नहीं जाते एग्जाम में। आप भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते हो या कभी आपको एग्जाम का अनुभव हो, तो नागरिकता से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते, केवल 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उसी को मैं बताऊंगा, उसको तो आपको नहीं भूलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन, मतलब 80-90% क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन इसमें अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, तो इसको केवल आपको एक बार ध्यान से, इत्मीनान से आप पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे, तो बाकी क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, जैसे आपसे एक बार बार एक चीज पूछा जाता है कि नागरिकता की परिभाषा किस आर्टिकल में है? नागरिकता की परिभाषा। अब यहां पर एग्जाम में परिभाषा, वैसे नागरिकता की परिभाषा इसमें नहीं बताई गई है, इसमें यह बताया गया है, इस प्रावधान में यह बताया गया है कि भारत के कौन कौन से लोग नागरिक माने जाएंगे, आर्टिकल नंबर 5 में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यह आप रट लेंगे कि आर्टिकल नंबर 5 में नागरिकता की परिभाषा बताई गई है। भारत में जो नागरिकता है, नागरिकता की परिभाषा कि भारत में कौन कौन से लोग नागरिक माने जाएंगे। तो ये क्यों बताया गया है, ये कारण क्या है दोस्तों? जब हमारा संविधान बन रहा था उसी टाइम आपको पता है विभाजन की स्थिति हो गई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य। जैसे विभाजन हो गया, भारत 2 खंडों में विभाजित हो गया, पाकिस्तान के रूप में एक देश स्थापित हुआ। अब इस मामले में यहां पर उसी टाइम के कंडीशन को बताया गया है। इसमें जब ये आप आर्टिकल पढ़ेंगे ना, इस आर्टिकल में ऐसा कोई नियम शर्त नहीं बताया गया है। इस आर्टिकल में उस टाइम की स्थिति बताई गई है कि उस टाइम कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। अभी वर्तमान में, मतलब उस टाइम जब ये नागरिकता बना था, संविधान जब लागू हुआ था, तो उस टाइम की स्थिति के हिसाब से यह तय किया गया था कि उस टाइम कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे और कौन से लोग भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसका आज के संदर्भ में कुछ लेना देना नहीं है। तो सर आज की नागरिकता कैसे तय होती है? आज जो नागरिकता तय होती है वह जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया उसके तहत तय होती है। यहां पर मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जो नागरिकता की परिभाषा बताई गई है ना, इसमें जब हमारा संविधान बना तो उसमें यह
बिल्कुल डिफाइन किया गया कि कौन कौन से लोग वर्तमान में भारत के नागरिक माने जाएंगे और कौन से लोग भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो इसमें कुछ डेट वगैरह भी मिलते हैं, आप मत रटिए, उसको मत रटिए, केवल ये ध्यान रखिए संविधान लागू होते समय जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो लागू होते समय जो लोग भी भारत में हैं अभी वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, और जो लोग अभी नहीं है भारत में, बाद में आकर के शिफ्ट होंगे, तो उनके लिए नियम संसद बनाएगी। नहीं समझ आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो यूं समझिए कि जब संविधान लागू हुआ तब यह बात बताई गई कि भाई अब तक अभी जो इंडिया में आ चुके लोग हैं, अभी जो हैं ये भारत के नागरिक हैं, और जो नहीं है लेकिन बाद में इंडिया आएंगे उनका क्या नियम कानून होगा, क्या शर्त होगा, ये कौन तय करेगा? तो ये संसद तय करेगी। संसद के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया आर्टिकल नंबर 11 में। तो आपको ज्यादा नहीं समझना है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। खाली पीली आप दिमाग टॉर्चर मत करिए, आपको केवल ये रट लेना है नागरिकता की परिभाषा। क्लियर है? नागरिकता की परिभाषा आर्टिकल नंबर 5 में है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 5 नागरिकता की परिभाषा अर्थात प्रारंभ में दी गई, प्रारंभ मतलब जब संविधान लागू हुआ था, प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत में थे। जो उस समय भारत में थे कहा गया कि भाई सब लोग भारत के नागरिक हैं। हाँ, अब जो बाद में आएंगे तो वो देखा जाएगा। अच्छा, फिर आर्टिकल नंबर 6 है। आर्टिकल नंबर 6 और 7 का अब कोई औचित्य नहीं है, इसलिए एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बताता हूं। तो अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी गई, किंतु अगर वह संविधान बनने के बाद भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है, अगर संविधान बनते बनते वो भारत आ जाता है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन अगर वो बाद में आएगा तो उसके लिए फिर नियम अलग होगा। संविधान लागू होते समय जो आ गया इंडिया पाकिस्तान से, भाई वो उसे नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं आता उसे बाद में मिलेगा। इसमें कुछ डेट भी है ना, लेकिन आपको वो सब नहीं रटना है, आपको केवल ये याद कर लेना है जो मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर है? फिर अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में है कि आजादी स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले भारत वापस आ गए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब यह कि जो लोग संविधान जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान चले गए, तो पाकिस्तान जाने के बाद अगर वो इंडिया आ जाते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, अगर वो नहीं आते तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है हमारे एग्जाम में, आप इनको केवल एक बार पढ़ लेंगे। वैसे बहुत ज्यादा ये पाकिस्तान से संबंधित है ना, एक बार जो इंडिया से गए पाकिस्तान से आए थे, और दूसरा जो है जो इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए, तो इसके बारे में ये प्रावधान है। बहुत ज्यादा इसमें आपको उलझना नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एक आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 8, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है कि जो भाई मतलब यहां पर जो भी हमारे भारत के लोग हैं ना, वो अगर विदेश रहते हैं, कहां रहते हैं? विदेश रहते हैं, तो भाई उनकी नागरिकता बनी रहेगी। कुछ शर्त है इसमें, तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति भारत का है अगर वो विदेश चला गया तो उसकी नागरिकता ही खत्म कर देंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना आपको कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष से अधिक भारत से बाहर रहता है, 7 वर्ष का समय आप ध्यान रखेंगे, 7 वर्ष से बाहर अगर कोई लगातार है और भारत सरकार को कोई सूचना फिर नहीं दिया, उसने कोई अपडेट नहीं दिया 7 वर्ष के अंतराल के बाद, तो फिर उसे पुनः अपना जो सिटीजनशिप है उसे फिर से प्राप्त करना होगा, है ना, यानी कि उसकी नागरिकता चली जा सकती है। ठीक है, 7 वर्ष आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 9 बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आता है। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक 5 है और एक 9 है। 9 क्या कहता है? बहुत बार पूछा गया है। 9 कहता है, 9 का मतलब है नो 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 नो, आप याद कर लेंगे। इसका मतलब क्या है? आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेंगे, आप किसी दूसरे नागरिकता नहीं लेंगे। नो मीन्स नो, नो, तो ये ध्यान रखेंगे। 9 में क्या है? नो, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेंगे, यानी कि भारत की नागरिकता रहते हुए आप किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। तो अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ये आप याद कर लेंगे। अनुच्छेद 10, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह किसी देश विरोधी कार्य न कर दे। तो
आप इसमें शर्त दिया गया है आर्टिकल नंबर 10 में कि किन किन शर्तों पर आपकी नागरिकता जा सकती है। जैसे कि आप अगर देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता चली जा सकती है, युद्ध के दौरान आप किसी शत्रु देश की सहायता करते हैं तो आपकी नागरिकता चली जा सकती है। तो यहां पर क्या है, 10 में नागरिकता बनी रहने का शर्त है, तो 10 को आप याद कर लेंगे, नागरिकता बने रहने का शर्त। 9 में केवल एक ही कंडीशन है, लेकिन 10 में कई सारे कंडीशन है। तो 9 में क्या कंडीशन है, अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया, और 10 में क्या है कि अगर आपने देश विरोधी काम किया तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। क्लियर है? तो 9 और 10 ये ध्यान रखेंगे। 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप याद कर लेंगे। 11 में क्या है कि नागरिकता से, ये तो इन्होंने संविधान बनाने वालों ने नागरिकता का प्रावधान ये सब बना दिया है ना भाई। 5 में उन्होंने नागरिकता की परिभाषा बता दिया कि संविधान लागू होते समय कौन कौन से लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। फिर उन्होंने 6 में बता दिया कि जो लोग पाकिस्तान के हैं, अगर वो भारत आकर के नागरिकता लेना चाहते हैं तो भाई संविधान लागू होने के पहले आके ले लो। 7 में उन्होंने बताया कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए लेकिन फिर पाकिस्तान से भारत आ गए, वो भी अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो भी ले लो। उसमें उन्होंने कुछ डेट बताया है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 8 कहता है कि अगर कोई विदेश है, कोई भारत के बाहर है, अगर वो 7 साल तक कंटिन्यू भारत से बाहर ही रहता है तो भाई आपकी नागरिकता जा सकती है ना। और बाकी उसके पहले आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। अगर आप विदेश हैं, किसी भी कारण से विदेश गए हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी यहाँ पे। तो ये 8 कहता है। तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 9 इंपॉर्टेंट है। 9 क्या कहता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत से आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। 10 कहता है कि भाई अगर आप देश विरोधी कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। 11 क्या कहता है, ये भी 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 भी, 9 भी और 11 भी। 11 क्या कहता है, 11 कहता है कि भाई नागरिकता से संबंधित, अब जो प्रावधान था वो तो हो गया, लेकिन नागरिकता से संबंधित जो नियम होंगे वो हमेशा फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल का मतलब इसमें बदलाव होता रहेगा, और ये बदलाव करेगा कौन, संसद। ये बदलाव कौन करेगा, संसद। तो संविधान बनाने वालों ने 10 तक तो उन्होंने प्रावधान कर दिया नागरिकता का, लेकिन 11वें नंबर में उन्हें नहीं समझ आया तो उन्होंने कहा भाई बाकी सारा जो बवाल है वो संसद देखेगा, संसद झेलेगा कि संसद किसको नागरिकता देता है, किसे नहीं देता, किन शर्तों पर देता है, किन शर्तों पर नहीं देता। तो नागरिकता से संबंधित बाकी जो पावर है, जो अधिकार है, वो संसद को है। तो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा गया है इसमें कि नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं वह किसके पास है, जो कानून बनाने का अधिकार है। अगर विशेष पूछेगा तो वो राष्ट्रपति है, लेकिन यहां पर यह पूछेगा कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो आप बताएंगे संसद। आप किसे बताएंगे, संसद। क्लियर है? नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद। नियम और कानून संसद, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो संसद ने कानून बनाया भी। संविधान लागू होने के 5 साल बाद ही 1955 में नागरिकता अधिनियम, कई बार पूछा गया है नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया था और इसको संसद ने बनाया था। फिर इसी नागरिकता अधिनियम को कई बार संशोधित किया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, कई बार पूछा गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम, वनडे एग्जाम वाले भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है भारतीय नागरिकता अधिनियम कब संसद द्वारा बनाया गया था, तो 1955 ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम कानून 1955 में बनाए गए हैं, जैसे छुआछूत निवारण अधिनियम भी पहले 1955 में ही बनाया गया था। बहुत सारे कानून 1955 में ही बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर भी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, क्योंकि 1955 तक देखिए, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, इसके बाद 51 के लास्ट से चुनाव स्टार्ट हो गया और वो 52 में जाकर के रिजल्ट आया। तो 52 में राजनीति वगैरह जो भी था वो सब रिजल्ट आ गया था और स्टेबल होना शुरू हुआ। तो स्टेबल हुआ, उसके बाद ही कोई काम होगा। तो 1955 तक आते आते सारी चीजों को सेटल करने का प्रयास किया गया नेहरू जी के द्वारा। तो इसी में नागरिकता संबंधी नियम भी, अब नए नियम, अब तो जो संविधान सभा ने बनाया था वो बनाया था, अब संविधान नागरिकता से संबंधित कि किन शर्तों पर आपको नागरिकता मिलेगी, वो तो भाई उस टाइम की कंडीशन थी ना, जो 5, 6, 7 में बताया गया था। लेकिन अब आपको किन शर्तों पर नागरिकता मिलेगी और किन शर्तों पर नागरिकता चली जाएगी, आप क्या गतिविधि करेंगे कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, ये कौन कहता है, ये हमारा जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है ये कहता है। क्लियर है? तो 1955 में इन्होंने ध्यान रखना है, कई बार तो आधारित, एक तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब आप लिखेंगे। कई बार तो ये पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955। और कई बार ये पूछा गया है कि ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है ना, इसमें कितने प्रकार हैं नागरिकता प्राप्त करने के। तो दोस्तों इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार।
अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, जैसे आप कल्पना करिए कि कोई स्पेन का व्यक्ति है और वो स्पेन को छोड़ करके भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसके पास कितने प्रकार के तरीके हैं जिनकी वजह से वो भारत की नागरिकता ले सकता है ना। ऐसे कितने तरीके हैं जिनकी वजह से वो भारत का नागरिकता ले सकता है, क्योंकि ध्यान रखना है 1955 बताता है कि ये चीजें होंगी तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप केवल जन्म से ही नहीं, भारत के बाहर के भी हैं आकर के भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि बस जो इंडिया में जन्म ले रहा है वही भारत का नागरिक होगा, विदेशी भी भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। अगर वही कंडीशन पूछा जाता है आपसे कि कितने प्रकार के ये तरीके हैं, तो ये 5 प्रकार के तरीके हैं जिनको फुलफिल अप करने के बाद कोई भी व्यक्ति जो विदेशी है भारत की नागरिकता ले सकता है। तो सबसे पहले तो जन्म से, इसमें नागरिकता बताया गया कि भाई तरीका पहले जन्म से, इसके बाद वंश परंपरा द्वारा नागरिकता लिया जा सकता है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता लिया जा सकता है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता लिया जा सकता है और भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता लिया जा सकता है। और यहीं पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, प्रकार ये भले ना याद हो लेकिन आप पहले ये याद कर लेंगे कितने प्रकार का। और यहीं पर एक चीज आपको और मैं बताऊं, वो भी आप ध्यान रखेंगे कि कितने प्रकार के तरीके बताए गए हैं जिनकी वजह से आपकी नागरिकता जा सकती है। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी। ये कितने प्रकार हैं? तो नागरिकता जाने के 3 प्रकार हैं, ये भी आप लिख लेंगे। नागरिकता पाने के 5 प्रकार हैं, नागरिकता जाने के 3 प्रकार हैं। तो ये संख्या आप याद कर लेंगे। अब नागरिकता पाने के 5 प्रकार हैं, तो यही 5 प्रकार हैं। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है 4 ऑप्शन दे करके। हालांकि आसानी से एक बार अगर आपने देख लिया तो आसानी से, मैं पहले बता देता हूं इसको क्या है, ये अभी बताऊंगा, लेकिन इसको एक बार अगर आपने ध्यान से देख लिया तो एग्जाम में वैसे ही देख करके पहचान में आ जाता है कि हाँ भाई ये तो तरीका नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जन्म से, सबसे पहले जन्म से, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने से यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारत में हुआ है वह भारत के नागरिक हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने से भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक है। जब संविधान हमारा लागू हुआ तब से लेकर के अब तक जिनका भी जन्म भारत में हो रहा है वो सभी के सभी भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, फिर वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत से बाहर जन्म लेने वाले को भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। सर ये क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हमारा संविधान लागू हो गया तो अब तो या तो आप इंडिया में जन्म ले लिए हैं, आपके माता पिता यहीं के हैं, और या तो अब इसमें क्या कह रहा है दूसरे नंबर पे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद अगर आपका जन्म विदेश में हो रहा है, कहीं भी आपका जन्म विदेश में हो रहा है, आप सोचो कि आपका जन्म इटली में हो गया लेकिन आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक इंडियन है, तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है? पहले ये केवल पिता था, बाद में इसमें संशोधन करके माता या पिता कर दिया गया। तो पहला है कि आप भारत में ही जन्म लिए हैं, दूसरा है कि अगर आप विदेश में जन्म लिए हैं लेकिन आपके माता या पिता भारत के हैं तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 2 चीजें हैं, एक जन्म से और दूसरा वंश परंपरा द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, आपको ये सब रटना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा कि आपको रटें और आपको याद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन देख करके बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पे। पंजीकरण द्वारा, अब दोस्तों अगर मान लीजिए न तो कोई व्यक्ति इंडिया में जन्म लिया है और न ही कोई व्यक्ति का जो भारत के बाहर है और उसका माता पिता भी कोई भी उसके जो माता पिता हैं कोई भी भारत का नागरिक नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो वो भाई पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उसे इंडिया का सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए। क्या करेगा वो? तो यहां पर देखिए, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और वो 7 साल तक इंडिया में रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, 7 वर्ष तक अगर वो व्यक्ति भारत में रहा हो, 7 साल तक अगर वो व्यक्ति भारत में रहा है तो उसको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दिया जा सकता है। दूसरा है, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा है, तो या तो वो भारतीय मूल का है, भारतीय मूल मतलब कभी ना कभी वो उसके दादा वादा कभी ना कभी यहाँ पे रहे हैं और वो 7 साल तक विदेश में है, उसका जन्म भी विदेश में हुआ है लेकिन वो भारतीय मूल का है और यहाँ पर वो 7 साल से रह रहा है इंडिया में। दूसरा है, अगर वो भारतीय मूल का नहीं है, कोई अंग्रेज है,
और वो 7 साल तक इंडिया में रह रहा है, लेकिन एक कंडीशन और भी है कि वह किसी भारतीय महिला से विवाह, अगर पुरुष है तो महिला से विवाह कर ले, महिला है तो पुरुष से विवाह कर ले, तो अगर वो विवाह कर लेता है यहाँ पे इंडिया में, तब भी उसे नागरिकता मिल जाएगी। 7 वर्ष है यहाँ पे। और तीसरा है भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे। तो वह ये तो साधारण सी बात है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा है तो उसे जैसे ही मतलब वो यहाँ पे पैदा होता है तो भारत का नागरिक स्वतः हो जाता है। तीसरा है देशीकरण। देशीकरण किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां पर, अच्छा देशीकरण का मतलब यह है कि देखिए, एक तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन वाला मामला कि भाई आपने पंजीकरण किया, आपने अप्लाई किया। अब जो अगला है वो क्या है, देशीकरण। देशीकरण का मतलब यह है कि आप यहीं पर खपने का प्रयास कर रहे हैं, आप यहीं पे मिलजुल, इसमें मतलब समाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी में समाते हैं इंडिया में ही, तो इसको कहते हैं देशीकरण। तो देशीकरण का मतलब आपको इंडिया वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो यहां पर कुछ कंडीशन दिया गया है कि अगर ये सब नहीं है आपके पास, न तो आप भारतीय मूल के हैं, न तो आप ये सब कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते, तो अब आप देशीकरण के माध्यम से भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो देशीकरण में क्या क्या शर्तें हैं, किसी ऐसे देश का नागरिक, पहले तो यही है कि ना हो जहां भारतीयों को भी देशीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं मिलती। आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, लेकिन वह इंडियनों को नागरिकता नहीं देता, देशीकरण के आधार पे इंडियन को नागरिकता नहीं देता, तो भाई उस देश के निवासी को इंडिया में भी देशीकरण के आधार पे नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये टर्म्स कंडीशन है। और इसके बाद तो फिर है अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता प्राप्त करें। जब भी आप देशीकरण के आधार पर नागरिकता लेंगे तो, या किसी भी आधार पर लेंगे, तो आपको दूसरे देश की नागरिकता पहले त्याग करनी होगी, तब आप यहां पर लेंगे नागरिकता, ठीक है। तीसरा है कि 8वीं अनुसूची में वर्णित, अब देखिए देशीकरण आपको करना है, यहाँ पे इंडिया में मिलना जुलना है, तो कैसे मिलेंगे जुलेंगे, तो एक कंडीशन ये है, और ये कंडीशन एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपसे पूछा जाएगा देशीकरण करने के लिए, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, तो जो 22 भाषा है ना, उनमें से कोई एक भाषा आप सीख लो तो आपका देशीकरण हो जाएगा। और ध्यान रखना है, जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है उसमें अंग्रेजी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा है, उसमें अंग्रेजी नहीं है, तो वो सभी के सभी भारतीय भाषा है। और उन भारतीय भाषाओं में अब कोई भी एक भाषा सीख लोगे तो आप भारत के नागरिक बन जाओगे देशीकरण तरीके से। दूसरा है अच्छे चरित्र वाला हो, मतलब भारत के प्रति आपका पॉजिटिव विचार हो। एक विशेष उपबंध के तहत यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपर्युक्त शर्तों पर पूर्ण किए बगैर भी देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भाई आपने कोई भारत के प्रति कोई अच्छा काम भी नहीं किया, सकारात्मक रुख नहीं किया, आपने कोई 8वीं अनुसूची में से भाषा भी नहीं सीखा, लेकिन आप कोई वैज्ञानिक हो, कोई आप साइंटिस्ट हो, कोई आप दार्शनिक हो, फिलोसोफर हो, कोई आप बहुत बड़े कलाकार हो, कोई आप बहुत बड़े साहित्यकार हो, विश्व शांति के लिए आपने कुछ बड़ा काम किया है, तब भी आपको इन नियमों के बगैर भी नागरिकता दिया जा सकता है देशीकरण के आधार पे, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो ये सब क्वालिटी हो तब आपको और भी जल्दी नागरिकता मिल सकता है। क्लियर है। वैसे ईयर पूछा जाएगा तो 7 साल आप ध्यान रखेंगे। अब अगला है भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार का अर्थ क्या हुआ, भूमि विस्तार का अर्थ होता है कि जैसे भारत का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र विस्तारित होता है। फॉर एग्जांपल 1975 में सिक्किम भारत का अंग हो गया, जो पहले पड़ोसी देश हुआ करता था। तो जब सिक्किम भारत का अंग बन गया, क्षेत्र बन गया, सिक्किम भारत में समाहित हो गया, तो सिक्किम के जो लोग होंगे वो भी भारत के नागरिक स्वतः बन जाएंगे और उन्हें भी वही अधिकार प्राप्त होगा जो भारतीय अन्य नागरिकों को। तो ये समझ आ गया आपको, यानी कि भूमि विस्तार द्वारा किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। नोट, अब इसमें एक विशेष बात है, ये आप ध्यान रखेंगे कि माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। इसके पहले केवल पिता के आधार पर होता था। 1992 में संशोधन करके यह कर दिया गया कि माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लिए हुए व्यक्ति को भी नागरिकता दिया जा सकता है, यानी कि उसकी माता अगर भारतीय है तो। क्लियर। पहले केवल पिता होते थे कि अगर भाई पिता भारत के नागरिक हैं तभी उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। 1992 में संशोधन करके माता को भी कर दिया गया कि भाई माता होंगी तब भी उन्हें भारत की नागरिकता, उनके बच्चे को भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। क्लियर है। नागरिकता की समाप्ति,
नागरिकता की समाप्ति। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि नागरिकता की समाप्ति के 3 आधार बताए गए हैं। 3 आधार बताए गए हैं 1955 में ही। तो 5 आधार हैं जिनकी वजह से आप नागरिकता प्राप्त करते हैं और 3 आधार हैं जिनकी वजह से आपकी नागरिकता चली जाती है। ये 3 आधार आप ध्यान रखेंगे। संख्या एक, नागरिकता का परित्याग, आपने खुद ही नागरिकता त्याग दिया, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया, आपने यहाँ की नागरिकता आपने त्याग दिया। बर्खास्तगी, अगर आपने भारत विरोधी कोई कार्य किया और आपकी नागरिकता यहाँ जा सकती है। बहुत सारे कारण बताए गए हैं कि अगर आपने ये किया, आपको वो सब नहीं जानना है, केवल भारत सरकार ने आपकी नागरिकता रद्द कर दी। और तीसरा है वंचित किए जाने पर, मतलब कुछ टर्म्स कंडीशन है जिनकी वजह से आपकी अभी नागरिकता है लेकिन आपने उसको फुल फिलअप नहीं किया। जैसे कि आप, जैसे एक नियम है ना, इसी में बताया गया है 7 वर्ष वाला नियम। 7 वर्ष तक लगातार अगर आप भारत के बाहर रहते हैं तब भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। तो कुछ लापरवाही की वजह से भी आपकी नागरिकता जा सकती है। इसमें आपको बहुत ज्यादा टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ना है, आप इसको केवल और केवल याद कर लेंगे कि 3 कंडीशन दिया हुआ है 1955 में। तो 5 आधार हैं नागरिकता प्राप्त करने के, 3 आधार हैं नागरिकता को छीने जाने के। क्लियर है? अब देखिए, जो 1955 का नागरिकता अधिनियम था उसमें बारी बारी से संशोधन किया गया। 1986 में, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। और ये आपको याद करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी चुनौती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा गया, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता अधिनियम में किस वर्ष संशोधन नहीं किया गया है। तो 3 इसमें से उठा लेगा, 1 ईयर कोई बाहर का दे देगा, आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये आप चाहे जैसे इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसको देख लेंगे, क्योंकि यहाँ और ध्यान रखना है कि जो एसआई वाले स्टूडेंट हैं, चाहे बिहार एसआई हो, बिहार दरोगा हो, चाहे यूपी एसआई वाले हों, इनको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि नागरिकता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो ये है पुलिसकर्मी है या एसआई है, क्लियर है? तो यहां हमारे इस एसआई वाले एग्जाम में ये बहुत जरूरी बन जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। आपसे ये पूछा जाता है कि नागरिकता हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। जो व्यक्ति बाद में भारत का नागरिक बना हो वह अभी भारत का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, सर राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति। तो जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, उस पद को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने भारत में ही जन्म लिया हो, मतलब जन्म से आप नागरिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का है लेकिन वर्तमान में उसने भारत की नागरिकता ले लिया है, तो वो भी अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, और अगर जीत गया तो राष्ट्रपति भी बन जाएगा। बात समझ आया आपको? तो भारत के बाहर के भी व्यक्ति अगर वर्तमान में भारत की नागरिकता ले लिए हैं तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में यह प्रावधान नहीं है। अमेरिका में शर्त है कि भाई अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो शर्त यह है कि वो जन्म से अमेरिका का नागरिक हो। अमेरिका का नागरिक आपको जन्म से होना पड़ेगा। इंडिया में यह जरूरी नहीं है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। इंडिया में कोई भी व्यक्ति बाद में भी आया है, जैसे अभी सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी के जो माता जी हैं, तो अगर ये कल को राष्ट्रपति बनना चाहें तो संवैधानिक रूप से बन सकती हैं, है ना? ऐसी कंडीशन बन जाए कि वो राष्ट्रपति बने, क्योंकि आपको पता है कि वो इटली की मूल निवासी थी बाद में उन्होंने भारत की नागरिकता ली, और जब भारत की नागरिकता ले लिया है उन्होंने, तो अब वो राष्ट्रपति बन सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दिसंबर 2016 में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दिसंबर 2016 में कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास प्रमाण करने के रूप में नहीं किया जा सकता। मतलब आधार कार्ड के बेस पे आप अपनी नागरिकता का दावा नहीं कर सकते। आपने कैसे भी करके धोखे से अगर आपने नागरिकता बनवा लिया, ये मतलब आधार कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनने के बाद आप ये कहोगे नहीं हम भी भारत के नागरिक हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब केवल आधार कार्ड बन जाने से आप भारत के नागरिक बन गए और अब आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, ये जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना आपको, केवल आधार कार्ड जो है ये नागरिकता का पूरा प्रमाण नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं नागरिकता से संबंधित और आप लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है? जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं,
देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता, और ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन थे, मैंने जो टफ क्वेश्चन थे उसको मैंने ले लिया यहाँ पे। तो ये टफ क्वेश्चन है ये सब, बाकी इससे सरल ही है। जो टफ क्वेश्चन था मैंने वो लिया है और आप इसका जवाब देने का प्रयास करना। तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ये देखिए एग्जाम के क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती? जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये तो बहुत आपको लगेगा इजी क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन है ना, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता नहीं, बाकी तरीके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा फटा हुआ है ये इसका पिक्चर। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप सुने ध्यान से। नागरिकता अधिनियम 1955, तो ये 1955 के बारे में है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? यानी कि वो कह रहा है कि 1955 में जो तरीके बताए गए थे नागरिकता प्राप्त करने के, उनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है? तो वंशानुक्रम द्वारा यानी वंश से, दूसरा है पंजीकरण के द्वारा रजिस्ट्रेशन से, तीसरा है राज्य क्षेत्र का सम्मिलित हो जाना, किसी राज्य क्षेत्र का भारत में सम्मिलित हो जाना, और अगला है विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। तो यही है, इसमें नागरिकता, दोहरी नागरिकता का कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था। दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी में आर्टिकल नंबर 9 के तहत मना कर दिया गया था कि भाई दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी। तो दोहरी नागरिकता से संबंधित प्रावधान 1955 के अधिनियम में नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है अगला क्वेश्चन, नागरिकता का अर्थ है। तो नागरिकता का अर्थ क्या है, मतलब कि जब आप नागरिक बन जाते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होता है, वो क्वेश्चन है। तो नागरिकता का क्या अर्थ है? नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, मतलब आपको पूर्ण जो सिविल है एवं राजनीतिक है, यानी कि जो नागरिक अधिकार होते हैं और जो राजनीतिक अधिकार होते हैं। नागरिक अधिकार क्या होते हैं? नागरिक अधिकार का अर्थ ये होता है कि जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त करना, है ना, या मतलब जो भी भारत सरकार की सुविधाएं हैं जो एक नागरिक को प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा, अवसर, ये सब बाकी जो भी चीजें हैं जो भारत सरकार द्वारा प्राप्त होता है सामान्य नागरिक को, उसके दावेदार भी आप हो जाते हैं। और राजनीतिक का मतलब ये है कि जैसे चुनाव लड़ना या वोट डालना, ये सब आपके राजनीतिक अधिकार हैं। तो क्या ये अधिकार आपको प्राप्त हो जाते हैं? तो हाँ, प्राप्त हो जाते हैं, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा है लोकसभा एवं हर राज्य की जो विधानसभा है, इसके निर्वाचन के लिए मताधिकार, यानी आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए पात्र हो जाते हैं। तो ये बात भी सही है। और तीसरा है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। तो ये भी है, आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नागरिकता का ये अर्थ है कि ये तीनों के तीनों ही सही हैं, है ना, तीनों ही सही हैं, ठीक है। ये सीडीएस एग्जाम 2014 में पूछा गया है, तो ये तीनों ही सही हैं दोस्तों, ठीक है। नागरिकता, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ये सब सबसे इजी क्वेश्चन है नागरिकता के। बाकी जैसे यही पूछा जाएगा किस आर्टिकल में है, यही पूछा जाएगा किस भाग में है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। आर्टिकल से संबंधित प्रावधान एक 5 याद रखेंगे, एक 9 याद रखेंगे, एक 10 भी याद कर सकेंगे तो और बेटर है, और 11 की संसद को ही अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, 5 से लेकर के 11 तक, ये पता होगा आपको, 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता का जो निर्धारण है, विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए अगर सामान्य अधिकार पूछेगा आर्टिकल के द्वारा तो वो संसद को, लेकिन कुछ विशिष्ट अधिकार भी राष्ट्रपति को दिए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति को विशिष्ट अधिकार है नागरिकता देने का। ये आप रट लेंगे, नागरिकता देने का विशिष्ट अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन नागरिकता कौन देता है? तो नागरिकता राष्ट्रपति, जो विशिष्ट अधिकार है। आगे है संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के क्या प्रावधान है? तो जो संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम है, कौन सा वो अधिनियम है जिसमें नागरिकता का अर्जन करना और समाप्ति करना प्रावधान किया गया है? तो मैंने आपको बताया कि नागरिकता का अर्जन करना, अर्जन मतलब प्राप्त करना, 5 प्रकार बताया गया है, और समाप्ति का 3 प्रकार बताया गया है। तो किस अधिनियम में बताया गया है? एक ही अधिनियम है 1955। बाकी में तो इसमें संशोधन करके कभी माता पिता ऐसे इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। बहुत डिटेल में जाएंगे दोस्तों तो इसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, आउटपुट बहुत कम निकलेगा, है ना। और इतना डिटेल में आप पढ़ करके एक एक चीज़ आप डेट वगैरह सब कुछ याद करके, नागरिकता के सारे संशोधन याद करके फिर
बहुत मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऐड कर सकता था, लेकिन फिर वो क्लास लेंदी हो जाता और जितना हम मेहनत करते उसके एवज में हमें आउटपुट बहुत कम मिलता। बात समझ आ रहा है आपको? इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था केवल वही सम्मिलित किया है इसमें। निम्नलिखित में से, वनडे एग्जाम में इससे ज्यादा जरूरी है भी नहीं, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया? देखिए यहां पे ये क्वेश्चन आ गया है ना कि किस वर्ष संशोधन नहीं किया गया। क्या वर्ष 1986 है, वर्ष 1963 है, वर्ष 2003 है या वर्ष 2015 है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वर्ष 1963 है। क्लियर है? तो ये आपको पता होगा, आप देख लेना ईयर। आगे है, निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? ये भी नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है, लेकिन मूल अधिकार के भी आर्टिकल इसमें मतलब क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो दोनों का मिक्सअप है ये। तो वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो मैंने आपको बताया 15, 16, 19, 29, अरे ये नहीं है, ये वाला है ऊपर वाला, 15, 16, 19, 29, 30, ये वाला है 15, 16, 19, 29, 30। इस आर्टिकल में जो भी, इन आर्टिकल में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो सब केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा बाकी जितने मौलिक अधिकार हैं वो सब भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा और आपको यह क्लास अच्छा भी लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। अगर दोस्तों ये क्लास आपको अच्छा लगा तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए होगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।